तो वेलकम इन ए टू जेड तैयारी दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिक का जो पेपर 1 में जो क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो उनके सॉल्यूशंस और आंसर की। तो जिनको आंसर की जल्दी है, आप चाहो तो वीडियो को फॉरवर्ड कर लो, ठीक है, या फिर आप बस देख लो कहाँ कहाँ टिक लगा है। और जिनको ये जानना है कि किस तरीके से सॉल्यूशन आया है, क्योंकि आगे भी 1-2 बार पेपर आप ज़रूर दोगे, ठीक है, कितना भी नंबर आ जाएगा फिर भी आप देते रहो जब तक आपको मिल रही अपॉर्चुनिटी एग्जाम देने की, ठीक है। जब ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो आप वो सर्टिफिकेट का आगे यूज़ कर सकते हो, कब नंबर जुड़ने लगे कोई भरोसा नहीं, ठीक है। आपको भी पता है सडनली अब कुछ हो रहा है हर गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे सीटेट हो या कोई सा भी, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए फिर जिनको सीडीपी वगैरह की वीडियोस देखनी थी तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लेना, वहाँ पर भी आंसर की सॉल्व करवाया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मैथ्स की कराने जा रहे हैं। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछ रहा है, ठीक है, तो मतलब हमें करेक्ट वाला देखना है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि एक जो है वो एक अभाज्य और भाज्य दोनों संख्या है, ठीक है, तो ये तो एकदम गलत है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, या वन इज अ प्राइम और वन इज अ कंपोजिट नंबर। तो एक ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। प्राइम और कंपोजिट क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब जिसके 2 फैक्टर होते हैं, वन और वो खुद नंबर, तो इसका तो बस एक ही फैक्टर होगा वन। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिनके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी नहीं। तो वन क्या है हमारा? ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट। सबसे पहला ही वीडियो जो हमने पढ़ाया था नंबर सिस्टम, ठीक है, वहाँ पर ही बता दिया था ये चीज़, ठीक है, आपने और भी कहीं जगह पढ़ा होगा। सबसे पहले ये बता दिया जाता है कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होगा वो 2 होगा, अब इससे छोटा कोई नंबर नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2/3 राइट एंगल्स। अब देखो राइट एंगल जिनको नहीं पता होगा उनके लिए दिक्कत हो गई होगी। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 और 2/3 राइट एंगल हैं तो टोटल कितने डिग्री हुए हमारे पास। तो देखो सबसे पहले अगर हम 2 होल को ले लें तो 2 × 90, क्योंकि 90 डिग्री क्या होता है? राइट एंगल, ठीक है। अब 180 ये हो गया, बचा क्या है? 2/3। तो 2/3 किसका बचा है? उसी 90 डिग्री का। तो 3 3 9 यहाँ पर, तो 3 दूनी 60, तो मतलब 60 ये हो गया। तो कितना हो गया? 214 को अगर हम जोड़ दिए तो कितने राइट एंगल, कितने मेन डिग्री हमारे पास हो गए? 240। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो एंड तक देखना, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और एकदम अच्छे फैक्ट के साथ, ठीक है, कि क्यों ऐसा सॉल्यूशन आया। अब कह रहा है कि ए डैश इज ऑलवेज अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब देखो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं कि ऐसे कोई भी शेप होंगे, पहली बात तो पॉलीगॉन क्या मतलब? क्लोज्ड फिगर, ठीक है, जिनका जो भी लाइन होगी या जो भी साइड होगी वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, प्लस उनके एंगल भी सेम होने चाहिए। तो ऐसा आपका कौन सा बनता है इनमें से? सर्कल में तो देखो कोई लाइन कोई साइड नहीं होगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है कि सिर्फ 2 ही साइड इक्वल होंगी, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा आपका? स्क्वायर और पेंटागॉन, ठीक है। तो पेंटागॉन को जो 5 वाला जो होता है, ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या कमी है कि अगर ये पेंटागॉन रेगुलर होता तो यहाँ पर लिखा रहा था रेगुलर पेंटागॉन एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पेंटागॉन लिखा है, तो ये भी गलत है। बचा क्या आपका? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की आप देखोगे तो सारी साइड भी इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा वो हमारा स्क्वायर होगा, तो राइट आंसर हमारा स्क्वायर हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्सल सेंडिंग रेट्स। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाया था, पार्सल वाला सेम। इस बार क्वेश्चन जो रिपीट हुए लगभग कॉन्सेप्ट भी सेम रिपीट हो गया, वरना वैसे तो भी मैथ्स का लेवल बहुत कम ही रहता है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही आसान पेपर आ गया था। पार्सल वेइंग जो है 50 ग्राम या उससे लेस का अगर आपका पार्सल है तो 15 रुपया पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर वो 50 ग्राम से ऊपर जितना भी बढ़ रहा है, मतलब अगर 50 ग्राम रहे उससे कम रहे तब तो 15 रुपया पड़ेगा, मगर 50 ग्राम से जितना भी ज़्यादा बढ़ेगा तो हर 50 ग्राम पर 7 रुपया आपको लगेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आप कोई 100 ग्राम का आप कोई पार्सल लेके गए तो पहले इसमें देखो जो 50 ग्राम होगा उसका तो आपको 15 रुपया पड़ जाएगा, ठीक है। फिर अगला जो 50 ग्राम बचा उसका आपको 7 रुपया पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो जो चारू को भेजना तो जो पार्सल, तो मीना जो पार्सल लेके गई थी उसका वेट था 350 ग्राम, ठीक है। अब उसको कितना देना पड़ेगा? अभी मैंने आपको बताया 350 ग्राम था उसके पास, तो ये जो 50 ग्राम है इसका तो 15 रुपया पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बचा कितना? 300 ग्राम एक्स्ट्रा बचा। अब इस 300 ग्राम एक्स्ट्रा बचा है और यहाँ पर क्या कह रहा है कि हर 50 ग्राम पर 7 रुपये देना पड़ेगा। तो इस 300 ग्राम में कितने 50 ग्राम है? तो ये निकाल लो आराम से, तो मतलब 6 50 ग्राम है इसमें, ठीक है। तो एक 50 ग्राम की कॉस्ट कितनी है? 7 रुपया। तो 6 50 ग्राम की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7 × 6 हो जाएगी, तो 42 रुपया। तो 42 रुपया ये देना पड़ेगा इसको, प्लस 15 रुपया ये। इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 4 1 5, 57 रुपीज़, ठीक है। या 7 जहाँ भी दिखेगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा, 57। आप देख लेते हैं पेडागोजी वाले भी क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेज इन टीचिंग मेथड। मतलब ये है
कि विभिन्न प्रकार के जो तरीके होते हैं, खासकर मैथ्स में ही सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इनमें से कौन सा उनके बारे में सही कथन नहीं है। ठीक है, मतलब उसका फ़ायदा इसमें दिखाया गया, कौन सी चीज़ें जो गलत होगी। ऑफरिंग सच अ चॉइस अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड यूज द अप्रोच दैट इज मस्ट नेचुरल एंड ईजी टू देम। ठीक है, अब देखो इस तरीके की विकल्प जो प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो ये तो चलो सही लग रहा है। इट इज़ अ क्रूशियल फॉर लिबरेटिंग स्कूल मैथमेटिक्स फ्रॉम अ टायरनी ऑफ द वन करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी ऑफन देयर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, इट हैम्पर्स द लर्निंग ऑफ चाइल्ड एज इट लीड्स कंफ्यूजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत होगा, क्यों? क्योंकि देखो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेज एक अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, एटलीस्ट आप कोई क्वेश्चन दोगे बच्चों को, वो कई तरीके से कर सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स का तो बेसिक ही यही है। लेकिन अब ये क्या एक बाधा डालता है, ठीक है, अधिगम में, कि बच्चा सीख नहीं पाएगा इसकी वजह से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये वाला हमारा जो है नॉट ट्रू हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 36 वाला क्वेश्चन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर लीस्ट रिलेवेंट इन प्राइमरी मैथमेटिक्स क्लासरूम। अब एक प्राइमरी मैथमेटिक्स क्लासरूम में क्या चीज़ इसमें से जो है वो बहुत ही कम उपयोगी होगी, जैसे विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये तो एकदम जरूरी, बच्चा देखेगा तभी सीखेगा। मेकिंग कनेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, कनेक्शन और रिप्रेजेंटेशन मतलब जब वो किसी चीज़ में कनेक्शन ढूंढेगा, बनाएगा, तभी तो उसको चीज़ें इंटरेस्टिंग या अच्छी लगेंगी। यूज़ ऑफ पैटर्न्स, ये भी चीज़ें सही है। मेमोराइजिंग फार्मूला, अब जहाँ पर भी मेमोराइजिंग आए किसी भी सेक्शन में, चाहे CDP, EVS हो, मैथ्स हो, कुछ भी, यही हमेशा माना जाएगा। तो ये सबसे कम रिलेवेंट होगा प्राइमरी के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर आइडिया ऑफ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इन टीचिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, अब जो संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। Thoughtful efforts of a teacher to expose children to cognitive conflict can enhance their mathematical understanding. It is not useful for promoting mathematical understanding in children. Children get confused, so cognitive conflict must be avoided. ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो मोस्ट सुटेबल है वो ये है कि थॉट एफर्ट्स ऑफ अ टीचर टू एक्सपोज चिल्ड्रन टू कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कैन एनहेंस देयर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए ही सही लग रहा है। कह रहा है कि संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगमय बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन मैथमेटिक्स क्लास कंज्यूम स्टूडेंट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस, स्टूडेंट डू नॉट एंजॉय रिडल्स इन मैथमेटिक्स, बिल्कुल नहीं करते हैं। मैथमेटिक्स लैब इज एसेंशियल एज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। ठीक है, अब जहाँ पर बच्चा खुद करके सीखेगा हमेशा वो ऑप्शन पॉजिटिव हो जाता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ रहा है। चार्ट्स आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स क्लास एज एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो यहाँ पर जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट वो थर्ड वाला ही होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, यामिना थ्रू आर डाई 10 टाइम्स एंड गॉट द फॉलोइंग रिजल्ट। ठीक है, मैंने कहा था क्या कि आपको कोई डेटा दे देगा, पूछ लेगा सबसे ज़्यादा बार क्या आया। अब यहाँ पर पिछले एग्जाम में अभी 2022 का पेपर करवाया था, उसमें पूछा था कि 11 कितनी बार आया है। ठीक है, और आपको 20-25 डेटा दे दिया था। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसने 10 टाइम्स किसी डाइस को फेंका तो उसको ये नंबर मिला। अब कह रहा है किस सबसे मैक्सिमम नंबर क्या मिला, तो यहाँ पर देखो 3 2 बार और 1 3 बार आया, 6 2 बार आया है। ठीक है, बाकी इस नंबर लगभग 1 बार आया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऐसे ही देख के देना है 3। कितनों ने इसको 2-3 बार पढ़ के देखा था कमेंट कर देना, क्योंकि होता है ना एग्जाम टाइम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स इन स्कूल मैथमेटिक्स। अब वर्ड प्रॉब्लम के लिए सबसे सही क्या है इसमें। वर्ड प्रॉब्लम्स आर इंपॉर्टेंट इन सेकेंडरी क्लासेज ओनली, ओनली वाला जहाँ पर भी आए गलत है, सेकेंडरी क्लासेस में प्राइमरी में भी होना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम फोकस मोर ऑन प्रोसीजरल नॉलेज। ठीक है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ प्रोसीजर पर नहीं फोकस करता। वर्ड प्रॉब्लम्स रिफर्स टू एक्सरसाइज वेयर द चाइल्ड फॉर्मुलाइज द सिचुएशन इनटू अ फॉर्म वेयर अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल टेक्निक कैन बी अप्लाइड। वर्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये भी गलत है। अब इतना लंबा अगर समझाए तो यही ऑप्शन सही है। मतलब क्या है इसका कि वर्ड प्रॉब्लम से बच्चे सिचुएशन ठीक से निकलना सीखते हैं, सिचुएशन को समझते हैं और कौन सी टेक्निक मैथमेटिकल की यहाँ पर अप्लाई होगी वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पर देखो आगे हमारे वापस मैथ वाले क्वेश्चन पे, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम टू ऑब्टेन इतना। इस टाइप के क्वेश्चन को देखो क्या करना है कि कह रहा है इसके सम से, इनके योग से हम, ठीक है, कितना माइनस करेंगे कि हमें ये नंबर मिल जाएगा। देखो जब भी मैथ में अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो उसको तुमको कैसे समझना है, कैसे करना है, तुम सीधे अपना नंबर लिख लो यहाँ पर कि 2 3 ठीक और 5 के सम में
हम कितना घटाएं कि हमें 6 मिल जाए। अब इसको देखो तुम आराम से कर लोगे, इनको जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 5 5 10, तो 10 में से कितना घटाते कि हमें 6 मिल जाए, 4। कैसे 4 आया, क्योंकि तुमने 10 में से 6 माइनस किया, मतलब यहाँ वाले नंबर से तुमने इसको माइनस किया। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, यहाँ पर तुम देख रहे हो अगर, तो सबसे पहले तुम इनको जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे, हम कह रहे हैं कि तुम इनका सिर्फ लास्ट डिजिट नंबर ले लो, जोड़ने तो आएगा वही ना, 9 9 तीनों में है तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा, 9 त्रिक 27। और अगर इस नंबर को माइनस करेंगे यहाँ रख के तो इसका 4 यहाँ आएगा, ठीक है। बाकी नंबर यहाँ आएगा, ठीक है, उसको हमको लिखना ही नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। तो 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3। अब इनमें से कितने नंबर है जिनकी यूनिट डिजिट 3 है, देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर है जिसकी 3 है, तो यही आंसर राइट होगा। अगर एक और कोई 3 वाला होता तब हमें ये पूरा करना पड़ता, ठीक है। लेकिन जब हमारा काम इससे चल जा रहा है तो हमको टाइम भी तो बचाना है, तो बस यहाँ से 3 यही राइट आंसर। अब चाहे तो आप पूरा सॉल्व करके देख लेना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, 1 मिलीमीटर इज सेम एज, ठीक है, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर है सेंटीमीटर होते हैं, मतलब सिर्फ 2 यूनिट की बात है। अब आपको अगर पता होगा तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब अगर 1 मिलीमीटर में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर होगा। तो मतलब 1/10 मतलब क्या हुआ, 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। किलोमीटर, मीटर ये सब पढ़ा होगा, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन थोड़ा कायदे का पूछ लिया था, ये बहुत लोगों से दिक्कत हो गई होगी। अ फ्रॉग जंप्स 3 स्टेप एंड अ रैबिट जंप 7 स्टेप, ठीक है। किसी पॉइंट ओ से, ठीक है, फ्रॉग जंप कर रहा है अगर तो वो 3 स्टेप जंप कर रहा है खाली, और जो रैबिट जंप कर रहा है वो 7 स्टेप। तो अब ये कह रहा है कि ये बताओ कि कितने स्टेप पर ये लोग जाकर साथ में जंप करेंगे, मतलब कौन सा ऐसा स्टेप आएगा जब ये लोग एक साथ जंप करना चालू करेंगे। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन किया होगा, ट्रैफिक लाइट वाला हो गया होगा या बेल रिंग्स वाला हो गया होगा कि कितने सेकंड पर बज रही तो दोबारा कब बजेगी, तो हम क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। अब दोनों ही भैया अलग अलग नंबर है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। कोप्राइम में तो 7 त्रिक 21। अब 21 तो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर इसका मतलब है ऐसा कोई नंबर हो जिसको 21 क्या करे, डिवाइड कर सके, ठीक है। तो अगर आप 21 से ढूंढोगे, इससे छाप देखो, जो 21 को करेगा वो 3 और 7 से भी हो जाएगा। तो 3 और 7 से दोनों से हो सके तो ऐसा कौन सा नंबर है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, सम का क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 7 3 10 8 18, ये तो 3 से हो जाएगा। 5 3 8 4 12, ये भी 3 से हो जाएगा। 3 3 6 4 10, ये नहीं होगा। 7 3 10 11, ये नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो 3 से ही कट गए, 7 से हम चेक ही नहीं करेंगे। अब ये दोनों अगर 7 से हो जाएंगे, कोई एक होगा इसमें से 7 से, तो ये देखोगे अगर तो 7 पंचे 35, लेकिन 4 बच जाएगा तो ये नहीं होगा। ये वाला देखोगे 7 पंचे 35, फिर 2 7 चौको 28, 54 आएगा। तो मतलब ये 3 और 7 दोनों से कट जा रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज लीस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग रिलेशनशिप ऑफ वंस टेंस, ठीक है। अगर आपको किसी बच्चे को वंस टेंस हंड्रेड्स ये सिखाना है, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा जो उसके लिए सबसे कम उपयोगी होगा। देखो प्लेस वैल्यू चार्ट तो सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा, ठीक है। मनी में क्या बोलते हैं आप, 1 10 100 उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एबेकस ये भी होगा, डाइंस ब्लॉक, ठीक है, ये भी यूज़ होता है। अब यहाँ पर बचा है क्या, मनी। देखो मनी में क्या आप 1 10 नंबर तो सिखा सकते हो, ठीक है, लेकिन वहाँ से आप प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं सिखा सकते, प्लेस वैल्यू मनी से नहीं सीख पाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो मनी होगा, ठीक है। बाकी ये सब आपको प्लेस वैल्यू चार्ट सिखाने में मदद करेंगे, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाने में। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी एग्जाम से एक दिन पहले एक वीडियो डाला था, 1 या 2 दिन पहले, ठीक है, जहाँ पर एक क्वेश्चन था। अगर टाइम होगा तो यहाँ पर हम पिक लगा देंगे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। कि कह रहा है कि कितने पैकेट 1/12 किलोग्राम के इतने 7 होल 1/2 किलोग्राम से बन सकेंगे। तो हमने क्या कहा था कि जितना मेन बड़ा पैकेट होगा, ठीक है, जितने में से हमको या शुगर हो या सॉल्ट कुछ भी निकालना होगा, ठीक है, उस बड़े को ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 1 किलो वाले से। मतलब हम यहाँ पर सिंपल अगर नंबर चेंज करके आपसे पूछ लें तो 1 किलो के पैकेट हमें बनाने हैं, ठीक है, 10 किलोग्राम शुगर से, तो कितने पैकेट निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर इसमें से 1 किलो निकालेंगे 1 पैकेट, तो मतलब 10 पैकेट बनेगा। तो आपने क्या किया, 10 से 1 को डिवाइड कर दिया। अब सेम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 1/2, मतलब इसका आप सीधे से इम्प्रॉपर में बदल लो पहले, 7 दूनी 14 15, 15/2, और कितने पैकेट को डिवाइड करना है, 1/12 वाला बनाना है, तो यहाँ पर 1/12। अब जब ऐसे 4 तरीके से होते हैं तो हमने क्या बताया था कि ऊपर ऊपर वाले को बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वाले को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 15 × 12/2, तो 2 छक 12 और 15 छक कितना होता है, 90। तो राइट आंसर हो जाएगा 90।
ठीक है। या इसमें आप ऐसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 2 और 6 फिर 15 छक 90, ऐसे भी कर सकते हो आप। अब एक क्वेश्चन देखो यार, स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड सॉल्व। अब कोई बच्चा इस क्वेश्चन को कर रहा है और उसका आंसर देखो उसने ये दिया, मतलब यहाँ पर उसने कैरी को नहीं हटाया। तो अब ये कह रहा है कि इसमें बच्चे की क्या फॉल्ट है, क्या मिसकंसेप्शन है यहाँ पर। तो रिकॉलिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, तो देखो टेबल तो उसको अच्छे से आती है तभी उसने किया है। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, ये भी सही है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट बाय 1 डिजिट, इसने भी इसमें सही किया है। कंसेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग, यहीं पर तो गड़बड़ है, कैरी या बोरोइंग यही चीज़ तो नहीं ले पा रहा है। ठीक है, रीग्रुपिंग मतलब बोरोइंग होता है कि जो हासिल लेते हैं ये वो, तो रीग्रुपिंग में दिक्कत है, तो मतलब ये वाला स्टेप ये मिसकंसेप्शन है उसका। ठीक है, इसका कंसेप्ट में उसको कमी है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो आप बच्चे को सिखाओगे नंबर के बारे में जो ज्ञान दोगे, तो इनमें से कौन सा उससे रिलेटेड है पूछ रहा है। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, एक ही संगति, ये तो हमेशा पॉजिटिव जाता है। हायरार्किकल इंक्लूजन, ठीक है, बिल्कुल, मतलब क्या बोलते हैं एक तरीके से आप उसको हायरार्किकल मतलब कोई भी चीज़ होगी जो स्टेप बाय स्टेप जो होती है ना, जो हमें जो भी चार्ट बनाते हैं माइंड में बनाते हैं उस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से तो बच्चों को सिखाना रहेगा कि जो चीज़ में वो इंटरेस्ट ले थोड़ा। ठीक है, उसको थोड़ा एग्जाम्पल ऐसा लिखा हो जो थोड़ा रियलिस्टिक हो। बेसिक ऑपरेशंस, अब बेसिक ऑपरेशन मतलब आप प्लस माइनस डिवाइड ये सब, तो अर्ली नंबर अगर आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, ठीक है, तो आप उसको ये तो नहीं डायरेक्ट पढ़ाने लगोगे। ठीक है, तो इसलिए ये तो एकदम निगेटिव। अब जहाँ पर भी सी है वो ऑप्शन तो एकदम ही गलत हो जाएगा, इसमें सी है, इसमें सी है। ठीक है, अब बचा क्या, ए और बी, तो मतलब जहाँ पर ए बी होगा हमारा ये वाला सही होगा, तो फर्स्ट वाला यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है एनईपी 2022 नॉलेज ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात कर रही है, तो कौन सी चीज़ है जिसको नहीं इंक्लूड करना चाहिए, मतलब किस चीज़ के वजह से बच्चे को ज्ञान होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो फील्ड विजिट टू डिफरेंट स्टेट एज पार्ट ऑफ कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स, ठीक है, अगर आप फील्ड विजिट कराओगे तो हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। फॉर्मल एग्जामिनेशन टू एसेस द नॉलेज गेन बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है, नॉलेज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मॉडर्न इंडिया, ट्राइबल नॉलेज, इंडिजिनस एंड ट्रेडिशन वेज ऑफ लर्निंग एज पार्ट। तो अब यहाँ पर तो ये सब पॉजिटिव है, नॉलेज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया ये भी सही है। ठीक है, फॉर्मल एग्जामिनेशन टू असेस द नॉलेज गेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो नॉट इंक्लूडेड है वो कौन सा हमारा सेकंड वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो सेकंड वाला होगा, फॉर्मल एग्जामिनेशन टू असेस द नॉलेज गेन्ड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, कि विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, ठीक है, सिर्फ परीक्षाओं से उसके ज्ञान में वृद्धि होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको इंडिया के बारे में उसको समझाना है। ठीक है, हमें उसको यहाँ पर नंबर लेके फर्स्ट सेकंड नहीं निकालना है। इसको कैसे करना है, ठीक है, अब ये बोर्ड मास पे आधारित है, तो इसका मतलब पहले आप यहाँ पर देखो 3 साइन है, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब इनको देखो क्या, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास का अगर हम डी मास सिर्फ ले लें, जैसा कि हमने कहा था कि प्राइमरी में आपको बस डी मास का रूल काम करेगा। ठीक है, ब्रैकेट और ऑफ ये वाला क्वेश्चन नहीं देता जल्दी, तो मतलब पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो डिवीजन वाला ये दोनों है, तो 5×7=35, तो यहाँ पर 7 बचा। अब इसको हम अलग लिख लेते हैं, ठीक है, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। 25.3 × 5 -7 -3 × 18.5। अब पहले अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 25 कितना होता है 125 और 5 से 15, तो कैरी जोड़ लिया तो 126.5 -7 बचा है लिख दो, माइनस अब 3 का इससे कर दोगे तो 18×3 = 54 होता है, 5 से 15 एक कैरी जोड़ गया तो 55.5 हो गया। अब ये प्लस का है दोनों माइनस का, तो इन दोनों माइनस वालों को जोड़ लोगे। ठीक है, 126.5 इधर रख दो, अभी इसमें माइनस करना पड़ेगा। अब अगर 7 को जोड़ोगे तो 7 3 10 2 12, तो मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 62.5 बचा। अब इसको माइनस करेंगे तो 5 5 0, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, इधर 6 बचा, तो आंसर क्या आया आपका 64। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस डेटा हैंडलिंग। ठीक है, अब डेटा हैंडलिंग अगर प्राइमरी स्टेज में पढ़ाना है तो टीचर को सबसे जो बेहतरीन काम है वो कौन सा होगा इसमें, शोइंग पॉपुलेशन सेंसस ऑफ अ सिटी फॉर 5 years एंड आस्किंग स्टूडेंट। ठीक है, डायरेक्ट आप सेंसस नहीं दिखा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एक डेटा है। ड्राइंग अ बार ग्राफ ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड द डेटा फ्रॉम इट। ठीक है, सिर्फ आप बच्चों को पढ़ाना है कि यहाँ देख लो रीड कर लो, ये भी गलत है। आस्किंग द स्टूडेंट टू रीड टाइम टेबल्स ऑफ बस और ट्रेन टाइम्स, ठीक है, ये भी कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इन सब में अगर आप देखो तो पहले से एक डेटा बन चुका है, पहले से कोई ग्राफ हो चुका है, वो अब आप दिखा के समझाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, विद इन क्लासरूम कलेक्टिंग स्टेटिक्स ऑफ स्टूडेंट्स हाइट। ठीक है, अब जो चीज़ आप क्लास में करवा रहे हो और ऊपर से बच्चों की इंटरेस्ट वाली फेवरेट फूड, कलर, कार्टून, कि तुम्हें कौन सा कार्टून पसंद है, फिर आप निकालोगे निष्कर्ष क्या बोलते हैं, इतने बच्चों को ये कार्टून पसंद है, इतने बच्चों को ये कलर फेवरेट है,
तो वो डेटा आपने रियल टाइम में कैलकुलेट किया तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, समझने में भी आसानी होगी, इंटरेस्टिंग भी होगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 असेसमेंट ऑफ लर्नर्स इंक्लूड, मतलब आकलन में कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, एक स्कूल में या जहाँ भी बच्चा पढ़ रहा है, कॉग्निटिव, सोशल, स्पिरिचुअल, ठीक है, फिजिकल एंड फिजियोलॉज साइकोलॉजिकल, या कॉग्निटिव एंड फिजिकल डोमेन्स, या कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर। तो देखो साइकोमोटर में आपका ए भी आ जाएगा, फिजिकल भी आ जाएगा, ठीक है, साइकोलॉजिकल भी आ जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ पर देखो तो तीनों चीज़ में आ रही है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, इनमें कमी है इसलिए ये गलत होंगे। इसमें कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर सब आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट, ब्रिज हैड अ वायर ऑफ लेंथ 100 मीटर टू कवर द लैंड ऑफ हिज चॉइस, ही वांटेड टू टेक बिगेस्ट लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट शुड बी चूज टू टेक द बिगेस्ट एरिया। अब ये कह रहा है कि उसके पास 100 मीटर का वायर है, ठीक है, उसको एक लैंड को ही उसको वो कवर करना है उस लैंड को। अब वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा एरिया वो चाहता है, ठीक है, तो कौन सा मेजरमेंट इसमें से सही होगा जिसका सबसे ज़्यादा एरिया होगा और उसी को वो लेना है। ठीक है, तो मतलब क्या, सिंपल सा आप इनको अगर मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो 25 का क्या होता है, 625 होता है। ठीक है, 15 इंटू 35 अगर करोगे तो 15 पचे 75, 7 बचा, 15 तियाँ 45, 45 में अगर आप 7 जोड़ दोगे तो 52 आ जाएगा। इधर आप करोगे तो 55 25 हो गया, 5 चौको 20, ठीक है, 2 22, ये तो सबसे कम हो गया, 30 दूनी 60 तो 600, तो सबसे ज़्यादा एरिया तुम्हारा ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन एक ऐसा अगर आप पेरीमीटर के बेस पे करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, कैसे, 100 मीटर अगर वायर है, अगर उसने वायर से ही तो एरिया बनाएगा ना वो, तो यहाँ से अगर उसने वायर चक्कू चालू किया और उसको लैंड ऐसे चाहिए चौड़े में, ठीक है, तो पूरा 100 मीटर कवर कर लेगा, मतलब उसका परिमाप हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो जो 25 है वो अगर साइड हुआ स्क्वायर हम मान लेंगे तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 25 इंटू 100। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, बाकी यहाँ तो सिंपल है, कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा। ये सब सिर्फ टाइम आपका वेस्ट कराने के लिए होता है, ठीक है, ताकि आगे क्वेश्चन आप ना कर सको। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंकरेजिंग मैथमेटिकल लर्निंग। अब किसी को अगर मैथमेटिक्स सिखानी है तो सबसे बेकार तरीका इसमें क्या है जिससे वो बच्चे को आप सोच रहे हो कि इंकरेज करें मगर वो और डिस्करेज हो जाएगा। मैथमेटिक्स लर्निंग इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, discourage intuition as it hampers the development of mathematical ideas, failure does not imply that students cannot do mathematics, ठीक है, एवरीवन कैन लर्न मैथमेटिक्स। ठीक है, ये सब तो बहुत ज़रूरी हो गए। सबसे लीस्ट कौन सा होगा, जो आप ये किसी बच्चे को बोल दो कि जो भैया आपकी अंतरात्मा कह रही है कि ये करे वो कर लें, उस चीज़ पर अगर आप बच्चे को रोक लगा दोगे तो कभी नहीं सीख पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो उसे लग रहा है जब वो बोलेगा तभी तो आप बताओगे ये चीज़ सही कि गलत है। ठीक है, तो डिस्करेज नहीं करना चाहिए बच्चों को, जहाँ डिस्करेज करोगे वो सबसे लीस्ट अप्रोप्रिएट या सबसे गलत तरीका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है समझ रहे हैं, लेकिन जिनको आंसर की जल्दी है कोई दिक्कत नहीं भाई, बस जल्दी जल्दी में चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, फटाफट आप अपना आंसर बस देख लो वीडियो भगा के। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 8, व्हाट इज द नंबर। अब यहाँ पर बहुत लोगों ने एक्स लेके किया होगा कि अगर नंबर कोई है उसमें जब हम 8 जोड़ देते हैं तो वो नंबर खुद का डबल हो जाता है। तुम सीधे ऑप्शन से चेक कर लो कि किसी में 8 जोड़ने में नंबर डबल हो रहा है। मान लो ये नंबर है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या ये 21 हो गया, नहीं ये 20 रहेगा। 16 में 8 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा, जबकि इसका डबल 32 होता है। 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 होगा, जबकि इसका डबल 12 होता है। लेकिन 8 में 8 जोड़ोगे तो 16 होगा और इसका डबल भी 16 होता है। तो सीधा ये आंसर है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो नंबर को हमने एक्स मान लिया, अब इसको जोड़ने पर हमें क्या हो रहा है, इस नंबर का डबल हो रहा है, मतलब 2x हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमने 8 रखा और इधर x चला जाएगा माइनस में, तो x बराबर 8 तब भी आ गया, तो नंबर हमारा 8 है। ठीक है, अब देखो भना भनी वाला भी क्वेश्चन कर लो। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट लीस्ट, ठीक है, सबसे कम इसमें जो होगा कि मतलब हाँ 7.5 डजन आइटम है और 750 का एक आइटम है, सबसे कम पैसा किसमें खर्च होगा। अब देखो इसको सिंपल सा करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, पूरा कैलकुलेट मत करो, ठीक है, इतनी मैथ तुम्हें आती है, टाइम ना वेस्ट करो। 7.5 डजन, ठीक है, मतलब इंटू 12 करेंगे तो टोटल आइटम आ गए, और हर एक आइटम कितना पड़ रहा है, 750 रुपये में पड़ रहा है। ठीक है, चलो अब ये क्या कह रहा है, 75 डजन है, यहाँ पर डजन कितने हैं, 75 इंटू 12 है, और हर एक आइटम कितने में पड़ रहा है, 7.50 रुपये में पड़ रहा है। यहाँ तो देखोगे तो 75 पैकेट है और हर एक पैकेट कितने में पड़ रहा है, 750। यहाँ पर देखो तो 750 पैकेट है और हर एक पैकेट इतने में पड़ रहा है। अब देखो आप यहीं से समझ लोगे अगर, तो यहाँ पर देखो 750 में 7.5 ये गुणा करोगे तब ज़्यादा आएगा कि ये गुणा करोगे तो ये करेंगे तो ज़्यादा आएगा, तो मतलब जब ये इससे कम है तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेम इसी तरीके से देखो 750 में यहाँ पर तुम्हारा 75 गुणा हो रहा है और यहाँ पर 750 में 7.5, और यहाँ पर आपका 75 इंटू 12 अगर कर लोगे तो यहाँ पर अगर हम 75 इंटू 12, या हाँ पहले ये कर लेते हैं,
75 इंटू 12 करते हो तो 12 पंचे 60 हो गया और 12 सत्ते 84। तो मतलब अब 900 से अगर तुम 7.50 करोगे तो इसी से कंपेयर करके देखो तो इससे ऊपर जा रहा है। ठीक है, पूरा कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं, तो मतलब ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हमें कम वाला ढूंढना है। अब मामला बचा इनमें 75 में 750 से करेंगे तब सही ज़्यादा नंबर आएगा या 750 में 7.5। अब इसी से जोड़ के देखो तो 750 में यहाँ तुम 75 से कर रहे हो, यहाँ 7.5 से कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है यार यही वाला कम आएगा ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4th वाला हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को देखो अगर आप ऐसे करोगे तो ठीक है, और अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए एलिमिनेट करके करो। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज। ठीक है, एट प्राइमरी लेवल। अब प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, मैथमेटिकल लैंग्वेज का सब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है इसमें। इट शुड बी प्रिसाइज, इट मस्ट बी, अच्छा ABCD के फॉर्म में दिया है तो ये भी सही है। इट मस्ट बी एम्बिगियस एज इट कैन ऐड ओपननेस इन द सब्जेक्ट। इट शुड बी रीइंफोर्स्ड थ्रू चाइल्ड लैंग्वेज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये तो करना बिल्कुल सही है। इट मस्ट बी हाईली टेक्निकल एज, जहाँ पर भी टेक्निकल आया वो प्राइमरी में भैया वो, ठीक है, तो टेक्निकल वगैरह है तो गलत है। तो जहाँ पर डी है सबसे पहले वो एलिमिनेट कर दो। अब बचा क्या, AC और ABC। ठीक है, अब देखो प्रिसाइज मतलब तो स्पष्ट तो होना चाहिए, ठीक है, सटीक होना चाहिए एकदम जो भी हो। और फिर अगर हम देखेंगे सी वाला, रीइंफोर्स्ड थ्रू चाइल्ड लैंग्वेज यूज्ड इन, हाँ एवरीडे लाइफ से रिलेटेड भी होना चाहिए। तो A और C तो बहुत बेहतर हैं, लेकिन अब B का मामला फंस गया। इट मस्ट बी एम्बिगियस एज इट कैन ऐड ओपननेस इन द सब्जेक्ट। अब एम्बिगियस मतलब होता है क्या होता है कि एक आंसर को आप कई तरीके से निकाल सकते हो, इसका मतलब ये हो जाएगा, ज़रूरी नहीं कि एक ही कोई चीज़ आपको यही इसी से निकलेगा आंसर। तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव लग रहा है मेरे हिसाब से। बहुत लोगों ने A और C किया होगा पता है हमें, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर A और B C पे जाना चाहिए। इसको जब आंसर किया जाएगा तो हम भी देखेंगे किस हद तक सही है। ठीक है, तो अगर गलत होना होगा इस वीडियो में कोई क्वेश्चन तो इसी पर डाउट है, A या C या ABC में से। तो अभी इसको हम A और BC पे लेके चलते हैं, ABC होगा। ठीक है, लॉक कर देते हैं, 100 करोड़ तो मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, विच एस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन इज यूज्ड व्हेन अ टीचर इंश्योर दैट टेस्ट मेड बाय हर फुलफिल्स द ऑब्जेक्ट्स एंड क्राइटेरिया ऑफ दैट टेस्ट। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि किसी आकलन के लिए किसी टीचर ने कोई एक टेस्ट तैयार किया, अब वो कैसे जानेगी कि ये टेस्ट जो उसने तैयार किया ये बेहतर है बच्चों के आकलन के लिए और आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, उसमें लोग भरोसा करेंगे तो ये तो वैसे भी करेंगे। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हमेशा टेस्ट ही लेती रहे, या फिर वैलिडिटी होना चाहिए कि वैधता हो। अब वैलिडिटी मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो हम कोई प्रोडक्ट आपके पास लाए, ठीक है, आपने उसको यूज़ किया, आपको अच्छा लगा, आप दोबारा आए, ठीक है, फिर वो वैसे ही यूज़ किया आपने, फिर आप दोबारा आए, तो मतलब क्या हुआ कि अब वो चीज़ क्या बोलते हैं, सच में जिस पर्पज़ से हम बेच रहे हैं वो चीज़ हमें मिल रही है। ठीक है, मतलब वो वैलिड हो रहा है। प्रैक्टिकलिटी ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वैलिडिटी होगा। किसी भी टेस्ट को या एग्जाम को अगर आपने B.Ed किया होगा तो उसमें भी समझाया होगा कि वो वैलिड होना चाहिए। वैलिडिटी ये ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी, तभी वो टेस्ट को होना तो ये सब चाहिए, ठीक है, लेकिन जो वैलिडिटी है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है कि ये चीज़ को हम आगे बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं। अब देखो एक छोटा सा रीजनिंग टाइप वाला क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, जिनको भी स्क्वायर क्यूब का पता होगा उन्हें पता होगा कायदे से कि ये क्यूब होता है, ये भी क्यूब होता है। ठीक है, तो इतना भी समझ जाओगे कि ये 1 का क्यूब होता है, ये 2 का होता है, ये 3 का होता है, ये 4 का होता है, ये 5 का क्यूब होता है। तो बचा क्या, 6 का और 7 का। 6 का क्या होता है 216 और 7 का 343। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो B वाला हो जाएगा, मतलब 2 वाला। अब देखते हैं, अब ये देखो क्या ही क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। आपको पता होगा 180 डिग्री। अब इसमें क्या ही एक्सप्लेन करें। अब ये लास्ट क्वेश्चन एक देखिए हम करते हैं यहाँ पर, वाइल सॉल्विंग, ये सॉल्यूशन कर रहा था बच्चा, ठीक है, 7 में से 2 को घटाया, ठीक है, ये चीज़ 1 स्टूडेंट शुड टोल्ड टीचर। ठीक, क्वेश्चन तो आप भी पढ़ ही रहे होंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि मतलब जब वो बच्चे ने इस चीज़ को किया, ठीक है, अब वो तर्क क्या दे रहा है कि मैम वाई वी आर बोरोइंग फ्रॉम 8 एज बोरोइंग इज नॉट गुड। वो कह रहा है कि मैम हम भीख क्यों मांग रहे हैं, भीख मांगना तो गलत है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। अब एज अ टीचर आप क्या करोगे, टीचर शुड टेल द स्टूडेंट टू फोकस ऑन लर्निंग। आप उस सबको चुप पे जो करा रहे हैं उस पर ध्यान दो, ठीक है, जो कि होता है, लेकिन ये चीज़ गलत है। टीचर शुड इग्नोर द स्टूडेंट, आप उसकी बात को इग्नोर करोगे और अपना काम चुपचाप करोगे, ये भी गलत है। टीचर शुड स्कोल्ड द स्टूडेंट, डांटोगे, अरे बाप रे इतनी बड़ी गलती, ये तो एकदम ही गलत हो गया। अब बचेगा टीचर शुड चेंज द वर्ड बोरोइंग टू रीग्रुपिंग। अच्छा, अभी रीग्रुपिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, ये बोरोइंग होता है, तो आप इस वर्ड को इस वर्ड से रिप्लेस कर दो। ठीक है, ये बोलोगे तो बच्चे के अंदर ना तो इससे सवाल आएगा, दूसरी बात ये तरीका भी गलत होगा, वो हम लोग बोल देते हैं। हासिल लेना और भीख मांगने में बहुत फ़र्क होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला होगा।
अब उम्मीद है आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा, ठीक है। बाकी हो सकता है लेक्चर ज़्यादा हो गया हो, क्योंकि हर बच्चों को लेकर चलना है, ठीक है। किसी को कोई सिर्फ आंसर की से मतलब होगा, किसी को पूरा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो आगे भी करना है उसको पेपर, तो उसे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, अगर आपको मैथ्स की तैयारी करनी है स्पेशली सीटेट के लिए, क्योंकि मैथ्स देखो एसएससी लेवल की भी होती है, ठीक है, पुलिस वाली भी होती है, हर चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर आपको जो मैथ्स पढ़ना हो सीटेट के हिसाब से पढ़ना है। तो एक बार चैनल पे कमेंट कर देना कि अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस चाहिए, आपको सिर्फ ये चाहिए कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप सिर्फ करवा दो, उससे कॉन्सेप्ट समझा दो, तो भी हम करा देंगे। बाकी हमने कराया भी, एक बार जाकर प्लेलिस्ट वगैरह में देख लेना, ठीक है। हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डाल सकते हैं, थोड़ा मेहनत और पड़ जाती है, अकेले करते हैं, तो एक बार जाकर आप प्लेलिस्ट में खुद जाकर सर्च कर लो। बाकी सीडीपी का जिसे देखना है आंसर की, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 का, ईवीएस का भी अपलोड कर देंगे, सीडीपी का कर चुके हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके ज़रूर देख लो और अपना सपोर्ट करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी बच्चा DSSB वगैरह की अगर तैयारी करना है आपको, ठीक है, चाहे पीआरटी की टीजीटी की, तो चैनल से तब भी जुड़े रहो, लगभग जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होंगे सबकी तैयारी कराएंगे यहाँ पर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।